सभी को नमस्कार। मेरा नाम है अंकुर उपाध्याय एंड आप लोग देख रहे हैं द AU शो। और आज हम लोग जानेंगे कि एक एयरक्राफ्ट हवा में कैसे उड़ता है। चैप्टर 1, व्हाट इज़ एयरक्राफ्ट। तो देखिए, आप सभी जानते हैं एयरक्राफ्ट एक ऐसा वस्तु है जिसके सहारे हम हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। आज से लगभग 123 साल पहले दिसंबर 17, 1903 को राइट ब्रदर्स ने विश्व का सबसे पहला एयरक्राफ्ट बनाया था एंड उसे उन्होंने लगभग 12 सेकंड तक हवा में उड़ाया था। चैप्टर 2, व्हाट आर द फोर्स अप्लाइड ऑन द एयरक्राफ्ट। एक एयरक्राफ्ट जब हवा में रहता है तो उस पे कितने तरह के फोर्स काम करते हैं। तो देखिए, जब भी एक एयरक्राफ्ट हवा में उड़ता है तो उस पे 4 तरह के फोर्स काम करते हैं, जिनमें सबसे पहला फोर्स होता है वेट, दूसरा फोर्स होता है लिफ्ट, तीसरा है ड्रैग एंड आखिरी में आता है थ्रस्ट। ये 4 फोर्स एक एयरक्राफ्ट को हवा में रखने के लिए काम में आते हैं। आगे हम एक एक करके इन्हें समझेंगे और जानेंगे कि ये एक एयरक्राफ्ट पे किस तरह से काम करते हैं। चैप्टर 3, बर्नौलीज थ्योरम क्या है। तो देखिए, बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से जो भी हवा तेज गति से बहती है उसमें लो प्रेशर होता है और जो हवा धीमी गति से बहती है उसमें बहुत ही अधिक प्रेशर होता है। एयरक्राफ्ट में जनरली आपने ये प्रिंसिपल कहीं ना कहीं अप्लाई होते हुए सुना होगा। हाल की ही रिपोर्ट्स के हिसाब से एयरक्राफ्ट पर असल में जो फैक्टर काम करता है वो प्रेशर ही होता है, बट उसके काम करने का तरीका कुछ अलग होता है। कहा जाता है कि एक छोटे से एरिया में ज़्यादा प्रेशर लगता है एंड वही एक बड़े से एरिया में जो प्रेशर लगता है वो कम होता है। क्योंकि अगर हम प्रेशर का फॉर्मूला देखें तो वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब जितना एरिया कम होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा और जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर कम लगेगा। चैप्टर 4, आखिर एयरक्राफ्ट हवा में उड़ता कैसे है। एक प्लेन जब खड़ा होता है ज़मीन पर तो उस पर 2 तरह के फोर्स लगते हैं। एक होता है वेट और दूसरा होता है ड्रैग। वेट की हम बात करें तो वेट वो फोर्स है जो प्लेन को सतह पर रखने के काम आता है। वेट हम पर भी अप्लाई होता है अगर आप खड़े हैं और आपको ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ खींचता है एंड इसी को वेट कहा जाता है। ड्रैग क्या होता है कि जब भी एयरक्राफ्ट चलना शुरू होता है एक फोर्स इसे रोकने की कोशिश करता है जिसे हम ड्रैग के नाम से जानते हैं। अगर किसी भी एयरक्राफ्ट को हवा में उड़ना है तो उसे उड़ने के लिए वेट से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एंड आगे बढ़ने के लिए ड्रैग से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उड़ने के लिए जो एक एयरक्राफ्ट के द्वारा फोर्स लगाया जाता है उसे हम लिफ्ट कहते हैं एंड एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसे हम थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। एक एयरक्राफ्ट थ्रस्ट कैसे जनरेट करता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, थ्रस्ट वो फोर्स है जो एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ने में मदद करता है एंड ये फोर्स ड्रैग से ज़्यादा होता है। होता क्या है असल में कि एक एयरक्राफ्ट आगे बढ़ने के लिए न्यूटन का 3rd लॉ इस्तेमाल करता है। एयरक्राफ्ट के इंजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि एयरक्राफ्ट के अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ज़ोरों का फोर्स लगाते हैं, जिससे क्या होता है, न्यूटन के 3rd लॉ के हिसाब से एयरक्राफ्ट पर बहुत ही ज़ोरों का आगे का फोर्स लगता है और एयरक्राफ्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब एयरक्राफ्ट आगे तो बढ़ गया, हवा में उड़ेगा कैसे। तो इसको समझने के लिए आपको पहले विंग्स का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट की विंग्स का शेप अगर मैं आपको दिखाऊं तो आगे से उठा हुआ होता है एंड नीचे से सपाट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब एयरक्राफ्ट चलना शुरू करता है तो हवा जो इन विंग्स से आके टकराती है वो 2 हिस्सों में बट जाती है। एक हवा विंग्स के नीचे से जाती है और एक हवा विंग्स के ऊपर से जाती है। जो हवा विंग्स के नीचे से जाती है उन्हें कम एरिया मिलता है अगर हम तुलना करें जो हवा विंग्स के ऊपर से जाती है, क्योंकि जो विंग्स के ऊपर का हिस्सा है वो कर्वनुमा होता है, इसीलिए हवा को ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ता है ट्रैवल करने के लिए। एंड मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर हवा को कम एरिया मिलता है ट्रैवल करने के लिए तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा एंड जहाँ पर हवा को ज़्यादा एरिया मिल रहा है ट्रैवल करने के लिए तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा। एंड इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक लिफ्ट जनरेट होती है जो कि प्लेन को हवा में ले जाती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि एक प्लेन को हवा में रखने के लिए लिफ्ट बहुत ही मेजर फैक्टर होता है। क्या होता है, कभी कभार जब प्लेन हवा में रहता है एंड लिफ्ट फैक्टर ख़त्म हो जाता है तो एक स्टॉल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे हम स्टॉलिंग भी कहते हैं। आइए समझते हैं स्टॉलिंग होती क्या है। तो देखिए, जब प्लेन ज़मीन पर उड़ता है तो हवा बहुत ही अच्छी तरीके से विंग्स के ऊपर से लार्ज एरिया कवर करते हुए जाती है, जिसे हम लोग लैमिनर फ्लो भी कहते हैं। जब प्लेन हवा में उड़ने के लिए टेढ़ा होता है तो लैमिनार फ्लो मेंटेन करने के लिए
जो एरिया होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। पायलट को ये ध्यान रखना होता है कि वो प्लेन को एक एंगल से ज़्यादा ना मोड़े। अगर वो ऐसा करता है तो जो लैमिनार फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो हवा को विंग्स के ऊपर से बहने के लिए एरिया चाहिए था वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो लिफ्ट है वो कम हो जाती है एंड जो वेट फोर्स है वो बढ़ जाता है और जो प्लेन है वो ज़मीन की तरफ जाने लग जाता है। इस पूरी कंडीशन को ही हम लोग स्टॉलिंग कहते हैं। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, अभी जो प्लेन है वो टेढ़ा है बट इसमें लैमिनार फ्लो मेंटेन हो रहा है। बट जैसे ही हमने प्लेन को एक एंगल से ज़्यादा टेढ़ा किया तो जो लैमिनार फ्लो था वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो गया है। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जिस हवा को सीधे जाना था वो अब सीधे ना जाके वापस ही आ रही है एंड हवा को लार्ज एरिया नहीं मिल रहा है फ्लो करने के लिए, हवा को बस स्मॉल एरिया ही मिल रहा है फ्लो करने के लिए, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है एंड प्लेन हमारा नीचे जाने लग जाता है। जो नेपाल एयर क्रैश हुआ था वो भी स्टॉलिंग की वजह से ही हुआ था। जनरली जो एंगल होता है जिससे ज़्यादा प्लेन को टेढ़ा नहीं करना चाहिए वो 15 या 16 डिग्री बताया जाता है एंड इसके ऊपर अगर प्लेन को टेढ़ा किया जाता है तो स्टॉल होने की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर मैं बात करूं एक फाइटर एयरक्राफ्ट और एक नॉर्मल एयरप्लेन में क्या अंतर होता है तो वो सबसे ज़्यादा थ्रस्ट का ही होता है। एक फाइटर एयरप्लेन में हमें बहुत ही ज़्यादा थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। वही हम प्राइवेट प्लेन में देखें तो यहाँ हमें प्लेन को बस एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, यहाँ कोई मिशन नहीं हो रहा होता है, इसलिए यहाँ नॉर्मल थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए प्राइवेट प्लेन जनरली स्लो चलते हैं और उनमें फ्यूल कंजम्पशन भी एज़ कम्पेयर टू फाइटर एयरक्राफ्ट कम होता है। मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि एक एयरक्राफ्ट का इंजन किस तरह से काम करता है, सो दैट आप लोग रिलेट कर पाएँ कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट और एक प्राइवेट प्लेन में जो थ्रस्ट जनरेट होने की प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।